हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सोनी सिंह। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, स्पेसिफिकली जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए ये वीडियो। मेरे चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड होती है स्पेसिफिकली जैक बोर्ड के स्टूडेंट के लिए रहती है। कोई अदर बोर्ड्स भी देखना चाहे तो देख सकते हैं अगर टॉपिक मैच करता है तो। बट ये जो पैटर्न है एग्जाम पैटर्न, टॉपिक जिस टॉपिक को लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो जैक बोर्ड के सिलेबस से A to Z मैच करेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग अपना पार्टनरशिप अकाउंट्स का पार्टनरशिप चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो नवंबर में स्टार्ट होने वाला है टर्म 1 का। और टर्म 1 आप लोगों का कब है, एग्जाम कब है, नवंबर में है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। टर्म 1 में आप लोगों का पार्टनरशिप है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है टर्म 1 जो आप लोगों का आएगा वो क्या आएगा। टर्म 1 जो आप लोगों का आएगा वो आप लोग का ऑब्जेक्टिव आएगा। तो ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है, हम लोग को सबसे पहले थ्योरी अपना अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो क्या दीदी, हम लोग का जो थ्योरी है टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव थ्योरी से ही आएगा? नहीं, सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगा, आपका उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्टनरशिप से टर्म 1 का जो भी है थ्योरी पार्ट वो कवर करेंगे। अब कोई भी मुझसे नोट्स नहीं मांगेगा। सबसे पहला जो हमारा थ्योरी पार्ट उसे हमें क्या क्या पढ़ना है, यहाँ मैंने पॉइंट्स वाइज लिख दिए हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट आपके क्या क्या होने चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना है, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। क्योंकि हर बार टॉपिक डिलीटेड रहते थे बट इस बार जैक बोर्ड ने कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है। पिछली बार टॉपिक इसलिए डिलीट हो रहे थे क्योंकि उस समय कोविड चल रहा था, क्लासेस नहीं हो रही थी। बट इस बार आपको सारे पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। हम लोग को सबसे पहले क्या पढ़ना है, नेचर एंड पार्टनरशिप फर्म क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ना है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है वो पढ़ना है। डिफरेंस पढ़ना है कि पार्टनरशिप LLP जिसे हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है तो उसमें क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप डीड क्या है, मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पास्ट एडजस्टमेंट एंड गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनर। तो क्या दीदी एक ही वीडियो में हम लोग सारे पॉइंट्स कवर कर लेंगे? नहीं, आज की वीडियो में हम लोग LLP तक डिस्कस कर सॉरी पार्टनरशिप डीड तक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे के पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के फर्स्ट पॉइंट के साथ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, पार्टनरशिप है क्या आपके लिए। एक पॉइंट आपसे पूछना चाहती हूँ कि पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप क्या है, जैसे कि मान लीजिए पार्टनरशिप इन अकाउंटिंग लैंग्वेज में मैं बोलती हूँ। बहुत सारे फर्म रहते हैं, अगर आप कॉमर्स के फील्ड में हैं तो आप जनरली सुनते होंगे CA CMA CS जैसे कोर्स आप ज्यादातर सुनते होंगे कि CA करना है, CMA करना है, CS करना है। तो CA तो क्या जहाँ पे आप CA का आर्टिकलशिप करने जाते हैं, आप जब फाउंडेशन इंटरमीडिएट कंप्लीट करते हो तो आपको आर्टिकलशिप करना होता है। ठीक है, जब आप आर्टिकलशिप करने जाते हो फर्म में जाते हो तो जन हो सकता है वो फर्म पार्टनरशिप हो, वहाँ बहुत सारे पार्टनर्स मिलके आपस में पार्टनरशिप फर्म चला रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप होता है म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। एक दूसरे पे फेथ करके हम लोग अपना पार्टनरशिप बिजनेस रन करते हैं। कंपनी भी होती है, पार्टनरशिप भी होती है। तो ज्यादातर क्या होता है, ऐसा नहीं, देखिए आप दो ही टाइप के बिजनेस होते हैं, पार्टनरशिप हुए और कंपनीज में हुई। तो कंपनी भी हम लोगों को पढ़ना है क्लास 12 में और पार्टनरशिप भी पढ़ना है। तो पार्टनरशिप क्या, रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, हम लोग का जो पर्सन के बीच में रिलेशन होता है वो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ के साथ। अब आप हर किसी के साथ तो बिजनेस नहीं करोगे ना, जैसे कि आपके दोस्त होंगे जिसको आप जानते होंगे, रिलेटिव होंगे, आप उनके साथ करोगे। म्यूचुअल क्या होना चाहिए, ट्रस्ट। आप ऐसे किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इतना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है, मार्क कर लो। देखिए मैं साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव भी बनाते जाऊंगी, MCQ यहाँ पे लिख लो जहाँ पे थ्योरी। पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, यहाँ पे आपसे पूछेगा क्या, एक सेकेंड सॉरी, ओके मैं इसको मार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को ज्यादा, आपसे पूछेगा पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ, यहाँ तक पूछेगा आपसे क्वेश्चन में, रिलेशन ऑफ, आपका आंसर होना चाहिए म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। क्या होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ। अब आते हैं डेफिनेशन पे। डेफिनेशन क्या है पार्टनरशिप का, तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन पढ़ते हैं। सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पार्टनरशिप कौन से एक्ट में आता है, पूरा नाम क्या है, तो उसका यहाँ पे भी आप MCQ लिख दीजिए। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था उस चीज को हम लोग पहले रीड करते हैं।
ठीक है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर अ प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप वो रिलेशन होता है, हम जो किसी पर्सन के साथ एग्री करते हैं कि हम लोग जो भी बिजनेस करेंगे उसमें हम लोग का जो भी प्रॉफिट होगा, अगर हम लोग का 10 रुपया का प्रॉफिट हो रहा है, दो पार्टनर है, अगर वो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग इक्वली उस प्रॉफिट को रखेंगे, 10 रुपया का प्रॉफिट तो 5 रुपया आप रखेंगे, 5 रुपया हम रखेंगे, इक्वली उस प्रॉफिट को शेयर करेंगे। साथ ही साथ उस 10 रुपया में जो भी हम लोगों ने काम किया है हम लोग मिलके काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ एक पार्टनर काम करेगा दूसरा पार्टनर रिस्क। हम लोग सारी चीजों में इक्वल अपना हक जताएंगे कि हाँ हमें सारे काम मिलके करने हैं और जो भी प्रॉफिट आएगा हमें मिलके रखना है। अब देखिए, अब आप बोलोगे दीदी क्या ये जरूरी है कि पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट हो इक्वली हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें? नहीं। पार्टनरशिप डीड जब आप लोग पढ़ेंगे, अभी मैं आप लोग आके टॉपिक में पढ़ाऊंगी तब आप लोग ये पार्टनरशिप पे डिपेंड करता है कि आप इक्वली प्रॉफिट रखना चाहते हो या आपने डिसाइडेड कि नहीं मैं 40% रखूंगा तुम 60% रखना है। दो पार्टनर है, 3 पार्टनर हो सकते हैं, 4 पार्टनर हो सकते, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? आपसे पूछ सकता है थ्योरी, आपको आप बहुत सारे ऑप्शंस दिए रहेंगे कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा डेफिनेशन डिफाइंड किया गया था। तो मेरे साथ एक बार फिर से बोलिएगा, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अब हो गया यहाँ तक डेफिनेशन क्लियर हुआ। अब फीचर्स क्या है जिसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं। तो सबसे पहले टू और मोर पर्सन होना चाहिए। आप अकेले तो पार्टनरशिप करेंगे नहीं, दो एक से अधिक लोग होने चाहिए, दो से अधिक लोग होने चाहिए आपके साथ, टू और मोर पर्सन। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि कितने होने चाहिए। मिनिमम तो 2 हो गया, मैक्स कितने होगा? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 50 पर्सन होने चाहिए। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और लाइन मेंशन है, Partnership Act does not specify the maximum number of a person, but Section 464 इंडियन कंपनीज एक्ट में डिफाइन गया है कि मैक्सिमम 50 हो। पार्टनरशिप एक्ट में कोई लिमिट मतलब नहीं दिया गया है कि मैक्सिमम इतने पर्सन होने चाहिए, बट कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम 50 पर्सन अलाउ है। सबसे पहले उसके बाद क्या होना चाहिए? तो पहला तो हो गया 2 और मोर पर्सन होने चाहिए यहाँ पे। दूसरा क्या है? एग्रीमेंट होना चाहिए। तो ये एग्रीमेंट क्या होगा? जो हम लोग पार्टनरशिप डीड बनाएंगे उसी में एग्रीमेंट सारे रिटर्न में होने चाहिए। अब देखिए, सच एग्रीमेंट कैन बी आइदर ओरल और रिटर्न। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट रिटर्न सबसे ज्यादा अच्छा है। क्यों? कल को अगर आपका पार्टनर आपके साथ डिफॉल्ट करता है तो एज अ प्रूफ आप कोर्ट में जाके मतलब उसके खिलाफ केस कर सकते हो। ओरल रहेगा तो आपके बीच में कौन मानेगा आपकी बात? तो ओरल भी हो सकता है। एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में बन सकता है, जो एग्रीमेंट है वो ओरल होगा या रिटर्न होगा, तो आपको ऑप्शन दोनों पे टिक करना है, बोथ ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। ठीक है, बट यहीं पे क्वेश्चन ट्विस्ट करेगा, ये लाइन को ध्यान से सुनिएगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, बट पार्टनरशिप डीड ओनली रिटर्न होगा, जो कि आपको मैं लास्ट में जब समरी में बताऊंगी वहां पे मैं मेंशन कर दूंगी, उसको हाईलाइट करके रख। डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑफ अ बिजनेस एज अ प्रॉफिट मोटिव, मतलब क्या होता है? जो हम लोग बिजनेस कर रहे हैं उसे प्रॉफिट मोटिव के लिए ही कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करेंगे कि नहीं हम अपना पैसा लगा देते, मेरा पैसा डूब जाए, नहीं। हर कोई यही चाहता है कि वो जो भी बिजनेस करे उसमें उसको प्रॉफिट हो, तो हमेशा क्या होना चाहिए? मोटिव प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है? पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ अ कैरिड ऑफ सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल बिजनेस होना चाहिए, कानून के नजर में वो सही होना चाहिए। ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट हो गया उसका फोर्थ पार्ट। शेयरिंग प्रॉफिट क्यों? अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उससे जो भी प्रॉफिट आ रहा है वो शेयरिंग होना चाहिए। जितने भी पार्टनर है जो भी डिसाइड हुआ है कि उसको इस रेशियो में मिलेगा उसको उस रेशियो में मिलना चाहिए। द एग्रीमेंट बिटवीन अ पार्टनर मस्ट बी एम्ड एट अ शेयरिंग द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये पूछा जा सकता है आपसे एमसीक्यू में कि पार्टनरशिप का रिलेशन क्या होना चाहिए? प्रिंसिपल एंड एजेंट का रिलेशनशिप होना चाहिए। ठीक है, ईच पार्टनर इज अ एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। मान लीजिए दो पार्टनर हैं, कभी एक पार्टनर के, यहाँ पे एक्स एंड वाई के एग्जाम्पल लेकर समझाती हूँ, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा।
यहाँ पे एक्स एंड वाई पार्टनर है। कभी एक्स कुछ बात बोल रहा है वाई को कि भाई देखो मैंने ऐसा सोच रहा हूँ, तुम्हें ऐसा क्या ये सही लगता है? हमारे बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मेरे दिमाग में आइडिया है। तो वाई वहां पे इसको सुन रहा है, हाँ सही बोल रहा है। उस समय एक्स क्या है? प्रिंसिपल, और वाई क्या है? एजेंट है। एक टाइम बाद क्या होता है, वाई एक्स को कहता है कि एक्स मैं ऐसा सोच रहा हूँ बिजनेस को ऐसा ग्रोथ करने के लिए, क्या ये सही है? तो क्या है, उस समय एक्स को भी उसका बात सुनना चाहिए। एक्स को ये नहीं कहे नहीं नहीं जो मैं सोचूंगा वही होगा। इसलिए क्या है, पार्टनरशिप जो रिलेशन है प्रिंसिपल एंड एजेंट का, दोनों को एक दूसरे का बात को सुनना चाहिए, क्योंकि वहां पे पार्टनर है। दोनों एक दूसरे का बात को सुन के समझ के ही आगे डिसीजन लेके काम करना चाहिए। दूसरा छठा पॉइंट क्या आता है, बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कोई भी, अगर मान लीजिए 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, कोई एक भी पार्टनर अगर कुछ काम फर्म के नाम से करता है तो वो सारे पार्टनर फर्म के लिए लाइबल हो जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, एक्स है, वहां पे एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर है, ठीक है, एक्स वाई जेड 3 पार्टनर हैं। एक्स फर्म के बिहाफ में लोन ले रहा है, तो उस लोन को पेमेंट करने के लिए तीनों लाइबल हो जाते हैं। और एक्स इसके लिए इन्फॉर्म इन लोगों को करना, अगर एक्स इन्फॉर्म नहीं भी करता है, फर्म के नाम पे लोन ले रहा है, तो एक्स को ये चीजें उन लोगों तब भी उन लोगों को पे करना होगा। इसका मतलब यही है, ठीक है। यहाँ पे चलिए अब इसको रीड करते, लिखा क्या है डेफिनेशन। It means that each partner can participate in the conduct of a business, and each partner is bound by act of a other partners respect of a business of a firm. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, सारे पॉइंट्स क्लियर। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस, नो सेपरेट एग्जिस्टेंस का मतलब है अ पार्टनरशिप फर्म हैज अ नो सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम अ मेंबर। इट मीन्स दैट ऑल एग्रीमेंट इंटायर with the firm enforceable against each partner separate and jointly। मतलब कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है कि नहीं ये फॉर्म मेरा है मैं ही से चलाऊंगा, अपना जैसे नहीं होता है दादागिरी टाइप, उस टाइप का नहीं दिखाना। सारे पार्टनर की बात को सुनना, सारे पार्टनर के पॉइंट्स को सुनना। तो हमारा फीचर्स में आपका 7 फीचर्स आता है। पहला क्या है, 2 से अधिक लोग होने चाहिए, 2 एंड मोर पर्सन। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ अ बिजनेस फ्रॉम अ प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए। रिलेशनशिप होना चाहिए प्रिंसिपल एंड एजेंट का। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल एंड एक्टिंग ऑफ ऑल, मतलब एक काम के लिए सारे लोग जिम्मेदार होंगे, इसीलिए सोच समझ के काम करना चाहिए। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। इनको शॉर्ट वर्ड में आपको बता देती हूँ लर्न करने के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, ठीक है। पहला है 2 एंड मोर पर्सन, मेरे साथ लिखिएगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। एग्रीमेंट, तीसरा प्रॉफिट मोटिव, चौथा शेयरिंग प्रॉफिट। शॉर्ट में आप भी लिख लीजिएगा अपने नोट पैड में, ठीक है। पांचवा क्या है, रिलेशनशिप होना चाहिए, याद आ जाएगा प्रिंसिपल एंड एजेंट का, शॉर्ट के लिए मैं बता रही हूँ। छठा क्या होना चाहिए, एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए। जब आप एग्जाम में लिखो ना आपको ये सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। क्लियर है। जब आप पढ़ो थ्योरी भी चीज को देखो, थ्योरी याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बहुत से बच्चे बोलते दी थ्योरी याद नहीं होता है, तो हाँ थ्योरी याद करना थोड़ा देखिए तरीका होता है ना, एक हार्ड स्टडी, हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। जब आप पढ़ रहे हो तो हर चीज के कीवर्ड्स बना लो कि हाँ ये पॉइंट्स है, शॉर्ट में उनको कन्वर्ट कर लो। जब आप एक वर्ड बोलोगे तो लास्टली जब आप 2-3 चीज को बार बार पढ़ो तो वो पूरा लाइन आपको ऑटोमेटिकली माइंड में रिकॉल होने ही लगेगा। तो आपको ये चीज करनी चाहिए। तो देखिए सबसे पहले जैसे मैंने पहला पॉइंट को जैसे कि चलते पढ़ते हैं, आपको देखिए कैसे याद आएगा। 2 एंड मोर पर्सन होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, रिलेशनशिप होना चाहिए प्रिंसिपल एंड एजेंट का, एक्टिंग फॉर ऑल होना चाहिए, जैसे कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ठीक है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट्स ऑफ अ पार्टनर क्या क्या है, हर पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में 3 से 4 पार्टनर, हर पार्टनर का राइट क्या क्या है, चलिए उसको पढ़ते हैं, ठीक है। एवरी पार्टनर
has the right to share profit or loss with the other partner in the agreed ratio। हर पार्टनर का राइट है अपना प्रॉफिट को मतलब जो भी फर्म का प्रॉफिट है उसको शेयर करना, जो एग्रीड रेशियो पे डिसाइड हुआ है। दूसरा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि जो भी मीटिंग चल रही है बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के लिए कि बिजनेस को ग्रोथ करना है, जिस चीज उसको हर चीज का नॉलेज होना चाहिए और हर चीज में उसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। Every partner has the right to consult in the matter related partnership business। मैंने क्या कहा, मान लीजिए कोई पार्टनर लोन लेता है, कोई पार्टनर लोन लेता है फर्म के लिए, तो उसको पहले कंसल्ट करना चाहिए, ऐसे ही नहीं लोन लेना चाहिए बाद में बताना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम होगा। हर पार्टनर का उसमें इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। एवरी पार्टनर इज द राइट टू इंस्पेक्ट हैव ऑल कॉपी ऑफ बुक्स ऑफ। हर पार्टनर को देखना चाहिए जो लेजर हो बन रहा है अकाउंटिंग के, जो भी बैलेंस शीट है, जो भी पार्टनर्स अकाउंट है, हर चीज का उसको देखना चाहिए ताकि कोई भी गड़बड़ी ना हो सके। एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। हो सकता है कि अगर कोई दूसरा पार्टनर आ रहा हो, चौथा पांचवा पार्टनर आ रहा हो, वो पहले दूसरे पार्टनर को पसंद नहीं है तो वो डिसअलाउ कर सकता है कि नहीं हम इसको अपने पार्टनरशिप फॉर्म में अलाउ नहीं करेंगे, और उसके लिए उसको कोई मना नहीं करेगा। उसको इस बात को मानना हर पार्टनर की जिम्मेदारी है। ठीक है। एवरी पार्टनर हैज इज द ज्वाइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। हर पार्टनरशिप जो फर्म है उसका हर पार्टनर एक ज्वाइंट ओनर है। एग्जाम में से बहुत कम चांस से एक दो पॉइंट्स आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ ले, जहां जहां जरूरत है मैं मार्क करा दूं, बट हाँ आपको नॉलेज में होना चाहिए, ये आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपको यही काम आएगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंटायर ऑफ अ फर्म आफ्टर गिविंग अ प्रॉपर नोटिस। अगर कोई पार्टनर को रिटायर होना है तो उसको फर्म को प्रॉपर नोटिस दे के रिटायर होना है। If a partner have given a loan of a firm, he has the right to receive interest at the agreed rate. If rate of interest not and if the rate of interest is not agreed, it be paid 6%। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म को पैसे की जरूरत है और अगर फर्म बैंक से लोन ले रहा है, शायद उस समय बैंक हायर रेट इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हो, बट एक पार्टनर उसमें से ऐसा है जिसका बहुत सारा पैसा है, तो वो फर्म को लोन दे सकता है अपने इंटरेस्ट पे। तो अगर वो ज्यादा डिमांड कर रहा है लेकिन एटलीस्ट वो 6% उसको पेड होना चाहिए, उसको राइट है वो लेने का, उसके लिए उसको कोई मना नहीं करेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू से बहुत दो तीन तो निकल ही जाएगा, तो आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मींस पार्टनरशिप फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एक्ट। आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ पे एमसीक्यू मार्क कीजिए। एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है जो रजिस्टर होता है या अनरजिस्टर होता है, तो इसका आंसर है रजिस्टर होता है अंडर किसके, एलएलपी एक्ट के, शॉर्ट में बोलते हैं एलएलपी एक्ट के अंदर रजिस्टर होता है। दूसरा पॉइंट, नेचर ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। नेचर क्या है, एन LLP is a body corporate form and incorporate under act। क्या है, LLP कॉर्पोरेट फॉर्म है और इनकॉर्पोरेट अंडर एक्ट के। इट इज अ लीगल एंड इंटायर सेपरेट फ्रॉम अ एक्ट। मतलब ये लीगल है और सेपरेट है। सेपरेट कैसे है मैं आपको बताती हूँ। एन LLP सेल्वी परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसका एक अपना राइट्स है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। Any change in partnership of a LLP shall not affect existing right and liability of a partner। देखिए अब सबसे पहला आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए, दी हम तो पार्टनरशिप एक्ट में कर ही रहे हैं काम, हम पार्टनरशिप डीड बना ही रहे हैं, तो हम LLP एक्ट में क्यों रजिस्टर कराएं, इसकी बेनिफिट्स क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बताया, देखिए जब आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो अच्छे से समझो, डाउट्स है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लो, टेलीग्राम पे पूछ लो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लो। तो चलिए मैं बताती हूँ LLP के बेनिफिट्स क्या है। मान लीजिए आप एक फर्म में हैं, 4-5 पार्टनर हैं, वो बिजनेस आपका लॉस में चला गया और आपने बैंक से, बहुत से लोगों से आपने लोन लिया हुआ। अगर आपने बैंक से लोन लिया हुआ है तो मान लीजिए आपको सारी चीजों को सोल्ड करके, मतलब बेच के ऑक्शन में आपको बैंक को तो पैसा चुकाना पड़ेगा। अब आपका आपने बहुत हैवी अमाउंट में लोन लिया हुआ है,
और आपका फर्म डूब गया है, लॉस हो गया है, तब क्या होगा? अगर आपने पार्टनरशिप में है तो आपको अपने घर से भी मतलब एक एक चीज, हर पार्टनर का घर, गाड़ी, जो भी है सारी चीज बिक जाएगा। पूरा पैसा आपको अपना फर्म को मतलब बैंक को देना ही पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं चलेगा, आपको देना पड़ेगा क्योंकि अपने पार्टनर। बट यही अगर आपने एलएलपी एक्ट के अंडर रजिस्ट्रेशन कराया है, लिमिटेड लायबिलिटी, ये नाम से ही बता, लिमिटेड लायबिलिटी, इन केस इसमें क्या होगा? अगर आपने बैंक से लोन लिया है और अगर आपका फर्म लॉस में जाता है और आप एलएलपी एक्ट के अंडर रजिस्टर हैं, तो सिर्फ जितना भी आपका अमाउंट बैंक को पे करना है, तो जितना सिर्फ ये मान लीजिए ये आपका फर्म है, इसको सोल्ड करके जो पैसा आएगा आपको सिर्फ उतना ही पैसा फर्म को देना होगा। उसके अलावा जैसे कि क्या होता है, अगर आप पार्टनरशिप एक्ट में रजिस्टर हैं तो आपको पूरा अपने घर से भी पैसे ला के देने पड़ रहे हैं, मतलब आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ जा रही है, कार, ज्वेलरी, अब जो भी है सारी कुछ आपको सेल कर। बट अगर आप एलएलपी एक्ट में रजिस्टर है तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लिमिटेड है, जितना भी आपकी लायबिलिटीज है वो लिमिटेड है। आपको लिमिटेड अमाउंट, जितना आपका फर्म बेच के, जो भी फर्म से जो भी सेल करके आ रहा है, उतना ही आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो इसके चार्जेस होते हैं, आपको पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। ये सेफ है, कोई भी पार्टनरशिप करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी में जाके ही उनको करना चाहिए। तो ये होता है लिमिटेड लायबिलिटी। अब इसमें डिफरेंस पढ़ते हैं, देखिए आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पार्टनरशिप और एलएलपी में पार्टनरशिप कहाँ से आया? पार्टनरशिप आया आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से, एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप आया 2008 में ही आया। पूछा जा सकता है, एमसीक्यू मार्क कीजिएगा जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं। पार्टनरशिप एक्ट कब आया? 1932 में। एलएलपी कब आया? 2008 में। इससे बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे, इसलिए मैं हाईलाइटर रख रही हूँ। रजिस्ट्रेशन पार्टनरशिप एक्ट में ऑप्शनल है, एलएलपी एक्ट में कंपलसरी है, एमसीक्यू। पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के थ्रू बनता है, एलएलपी लॉ बेस्ड है, ठीक है। बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट बिकम अ पार्टनर, बॉडी कॉर्पोरेट बिकम अ पार्टनर। इसमें बॉडी कॉर्पोरेट भी पार्टनर बन सकती है, आप पढ़ेंगे आगे जाके बॉडी कॉर्पोरेट होता क्या है। इट हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी, ये भी एमसीक्यू में आता है। इट हैज अ लीगल सेपरेट एंटिटी। पार्टनर क्या है? पार्टनरशिप डू नॉट हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, बट एलएल पार्टनरशिप डू हैव अ परपेचुअल सक्सेशन, एलएलपी में होता है। मैक्सिमम नंबर, मिनिमम नंबर, इसमें भी पूछा था, ये भी आपका एमसीक्यू है। मैक्सिमम, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, एलएलपी में मिनिमम 2 बट नो मैक्सिमम लिमिट। लायबिलिटी क्या है? मैंने बताया अनलिमिटेड, आपकी फैमिली मतलब आपको अपने प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी से भी बेच करके सारे पार्टनर को पैसा पे करना पड़ेगा, बट इसमें लिमिटेड है। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर ओन एसेट्स ऑफ अ फर्म। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट, पार्टनर कैन ओन फर्म एसेट। मतलब क्या होता है, इसका मतलब बना दे रहे हैं। फर्म क्या है? जो फर्म है वो कोई भी अपना एसेट्स नहीं ओन कर सकता, बट पार्टनर क्या है? उसका एसेट्स को ले सकते हैं, एट अ टाइम ऐसे जरूरत पड़ता है तो यूज कर सकते हैं कि चलो अभी जरूरत है, काम करे, बाद में इसको पे कर देंगे। द एलएलपी इन इंडिपेंडेंट कैन ओन एसेट्स, उसका इंडिपेंडेंट एक्ट है, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि ओन करेगा नहीं करेगा, खुद में ही अपने में डिपेंड। अब हम लोग आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट है, व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिकल मतलब एमसीक्यू नहीं होता, लिखने वाला होता, ये डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा था क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका थ्योरी पढ़ते, थ्योरी क्या है? Partnership is the outcome of an agreement. It is essential that there must be some term and condition agreed upon by a partner. Such terms and condition may either oral or written. It always the best course have a written agreement duly signed and registered under a act. ठीक है? Such agreement document must contain a terms of agreement called partnership deed. It's also called article of a partnership. ये आपका एमसीक्यू है। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या है? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम क्या? आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा। देखिए पार्टनरशिप डीड होता है क्या है?
मैं आपको 2 मिनट बताती हूँ, फिर मैं थ्योरी जो पॉइंट है बुक्स में मैं आपको जब बता दूंगी ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, फिर आप उस चीज को रिलेट कर पाओ। पार्टनरशिप डीड होता क्या है ना, जब मान लीजिए आप पार्टनर्स हैं, 4 पार्टनर्स हैं फॉर्म में, वो रजिस्टर हो रहे हैं। अब रजिस्टर हो रहे बाय प्रूफ, मैंने कहा कि बाय प्रूफ चलो तो ज्यादा बेटर है। अगर आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, सारी चीजें बाय रूल चल रहे हो, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्योंकि इन फ्यूचर अगर कोई पार्टनर डिफॉल्ट करता है, चोरी करता है, कुछ भी करता है, तो आप उससे कोर्ट में जाके केस कर सकते हो और अपना पैसा उससे वापस ले सकते हो। तो आपको क्या होगा, उसके लिए आपको कानूनी तौर पे चलना होगा। आपको अपनी सारी डिटेल्स, सारे पार्टनर की डिटेल, फर्म की डिटेल, क्या काम कर रहे हो, आपका फर्म क्या है, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, सारी चीज आपको डिटेल आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। मतलब बाय लॉ आपको प्रूफ करना पड़ेगा। वही होता है, सारी चीज उसमें लिखाती है पार्टनरशिप डीड में। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है एक पॉइंट, द पार्टनरशिप डीड शुड कंटेन हैव अ फॉलोइंग पॉइंट्स। उसमें ये पॉइंट्स होना ही चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूरा पॉइंट्स आप याद कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा। इनमें से 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे या एक ऑप्शन दिया जाएगा कि बोला जाएगा बताओ सारे है या नहीं, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ फर्म, ठीक है, नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर का भी एड्रेस होना चाहिए। नेचर ऑफ अ बिजनेस, क्या है आपके बिजनेस का नेचर। अमाउंट ऑफ अ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, अगर 4 पार्टनर तो चारों पार्टनर कितना कितना अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रहा है। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, उनको किस बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल अलाउ होगा। ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन अ ड्रॉइंग कितना उसे मिल सकता है, देना पड़ेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जैसे मैंने कहा ना डीड में लिखा होगा कि अगर आप इक्वली कर रहे हो तो इक्वली होगा। अगर आप एक रेशियो पे डिसाइड कर रहे हो कि हमें 40% मिलेगा, उसे 20% मिलेगा, उसे 20% मिलेगा, जो भी है, तो वो सारी चीजें आपको इस पे डिसाइड करनी होगी, ठीक है। फिर सैलरी क्या है, आप कितना किसको सैलरी दोगे। गुडविल क्या है फर्म का। अकाउंटिंग पीरियड कौन सा फॉलो करने वाले हो, क्वार्टरली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, 6 मंथ बेसिस पे, किस बेसिस पे आप चलोगे। मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग, फर्म का अकाउंट किस मेथड पे आप रिकॉर्ड करोगे। ऑडिट कब होगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, आपका फॉर्म स्टार्ट कब से हो रहा है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने दिन का ड्यूरेशन है। अब आप पूछे कि दी कोई पार्टनरशिप फॉर्म का ड्यूरेशन होता है, हाँ पार्टनरशिप एट विल होता है तो ड्यूरेशन पे चलता है। रूल्स टू बी फॉलो वाइल सेलेक्टिंग अकाउंटिंग ऑफ रिटायरमेंट, कौन सा रूल फॉलो होगा रिटायरमेंट पे। सेटलमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूट, यूज अ डिसीजन गार्नियर वर्सेस मरी, ये आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। और एक पॉइंट है जिसको पढ़ सकते हैं, छोटा सा पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो कौन सी ऐसी 5 चीजें जो आपको एग्जम्पशंस पे चलनी है कि हाँ ये तो होगा ही, ठीक है। तो सबसे पहले अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो आपका इक्वली बेसिस पे होगा, एमसीक्यू में पूछा जाएगा। क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंस है तो आपका प्रॉफिट एंड शेयरिंग जो होगा इक्वली बेसिस पे होगा। इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल, कोई इंटरेस्ट ऑन अ कैपिटल अलाउ नहीं होगा, ये भी एमसीक्यू में पूछा जाएगा। ये जितने पॉइंट्स हैं ना आपसे एमसीक्यू में पूछे जाए। इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन अ ड्राइंग आपको मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन अ लोन क्या है, 6% रेट पे मिलेगा, एमसीक्यू। एडमिशन ऑफ अ न्यू विदाउट कंसल्ट एग्जिस्टिंग पार्टनर, नो न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन फर्म, अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं भी है तो आप विदाउट किसी पार्टनर के कंसर्ट का आप नहीं कर सकते हो। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई डाउट रह जाता है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना भी मैंने पढ़ाया है उसका कल टेलीग्राम चैनल पे क्विज होगा, अकाउंट्स वाले टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिया हुआ है। अगर जो बच्चे ज्वाइन है वेल एंड गुड है, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। एंड वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।